Recording the message here, screen share. हाँ मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। और वहां पर हम लोग यहाँ जो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे वो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के लिए है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग जो मेथड्स पढ़ेंगे ना वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। मतलब वैल्यूएशन करने का जो तरीका है, पहले हम लोग गुडविल में पढ़ेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, ठीक है, और इसका जरूरत क्या है, ये सारी चीजों को पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुडविल होता क्या है। यहाँ हेडिंग कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होता है और इसको वैल्यू कैसे किया जाता है, ये सब, ठीक है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो गुडविल का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी अगर गुडविल के बारे में पता है। कंपनी रेपुटेशन। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि बोलो गुडविल क्या होता है? कंपनी वैल्यू कंपनी रेपुटेशन এগুলো কি তো বুঝতে পারছো। देखो गुडविल का मतलब होता है बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका एक रेपुटेशन है, ठीक है। चाहे मतलब ये नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लिए भी होता है ना कि वो एक रेपुटेटेड पर्सन है, मतलब उनका गुडविल है। वैसे बिजनेस का भी गुडविल होता है, लेकिन अगर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो गुडविल का हमें वैल्यू कैसे पता होना चाहिए, मतलब वो उनका बहुत गुडविल है क्या, इससे हम लोग रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, या उसका हमें कोई मॉनेटरी वैल्यू पता होना चाहिए। उनका गुडविल बहुत अच्छा है या फिर काफी अच्छा गुडविल बना लिया है, तो ये काफी अच्छा, बहुत अच्छा, ये कोई मेजरमेंट तो नहीं हुआ ना। तो अगर हमें गुडविल को मेजर करना है तो अकाउंट्स के बेसिस पे अगर देखो तो मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेजर करना है कैसे, मतलब मेजर किस बेसिस पे करना है, मॉनिटरी बेसिस पे, है ना। मॉनिटरी वैल्यूएशंस करना पड़ेगा, मतलब गुडविल का वैल्यू हमें एक रुपीज में बताना पड़ेगा। बेसिकली हमारे इंडिया में जो करेंसी यूज होता है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन क्या करना है, रुपीज में करके बताना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और गुडविल का मतलब क्या हो गया, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, हम लोग गुडविल कैसे अर्न कर सकते हैं, बोल सकते हो कोई भी बिजनेस का क्या पहले दिन से ही गुडविल होता है या फिर गुडविल अर्न करना पड़ता है? अर्न करना पड़ता है। अर्न करना पड़ता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, कैसे अर्न कर सकते हैं वो बोलो, कैसे अर्न कर सकते हो? तुम लोग भी अपना गुडविल अर्न कर सकते हो, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो तो तुम लोग अपना, जैसे हम बोलेंगे कि हाँ ये बात मानता है, मतलब क्या होता है, तुम लोग कैसे गुडविल अर्न करोगे, जस्ट अभी एग्जांपल दे रहे, ठीक है। इसको मतलब पर्सनली ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहे, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई रेगुलर क्लास कर रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कि ठीक से जो भी हम बोल रहे हैं लिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि देखो हाँ ये बात सुनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक जो है सबको लगता है हाँ फिर क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक एक गुडविल बनता है ना। तो वैसे ही बिजनेस का गुडविल कैसे बनेगा, मतलब बिजनेस जो है उसका गुडविल जो बोल रहे हैं रेपुटेशन, वो कैसे बन सकता है बेसिकली। मतलब एक सिंपल सा चीज चाहिए ना, हमें गुडविल बनाने के लिए क्या चाहिए, बोल सकते हो? चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग गुडविल बनाओ, चाहे एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। बिजनेस बहुत अच्छे से बिजनेस करना चाहते हो, कस्टमर को हमेशा हर एक चीज अवेलेबल रखना चाहते हो, जो भी सेल करते हो, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हो, गुड प्रोडक्ट देना चाहते हो, पोस्ट सर्विस रखना चाहते हो, तो हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, ठीक है, हार्ड वर्क ऑनेस्टी, ये सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना गुडविल जो है बिजनेस का जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजन से गुडविल जनरेट हो जाता है। ये तो हो गया हम लोग का इनबिल्ड जो भी है कि हम लोग कैसे गुडविल जनरेट कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम।
इनबिल्ट इन द सेंस कि हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकते हैं गुडविल जनरेट करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि गुड लोकेशन, ठीक है, जैसे लोकेशन भी मायने रखता है बिजनेस का, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली अगर देखो तो जो गुड सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा लोकेशन ठीक नहीं है बिजनेस का, तो क्या होता है कि बहुत से लोग अच्छा चीज मिलने पे भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि लोकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो गुड लोकेशन हमें चाहिए अगर हमें गुडविल अर्न करना है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ लिस्ट डाउन किया हुआ है कि कैसे हम लोग मतलब किस वजह से हम लोग गुडविल कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीज है जो हमें गुडविल देने के लिए हेल्प करता है। क्वालिटी ऑफ द गुड सोल्ड, जैसे कि मैंने बोला कि ऑनेस्टी के साथ अच्छा चीज हम लोग बेचेंगे। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर, कभी कभी क्या होता है कोई एक जो ओनर है बिजनेस का, उसका पहले से ही मार्केट में अच्छा रेपुटेशन था, तो जब वो बिजनेस ओपन करेगा लोग बोलेंगे नहीं अच्छा इंसान है, जाओ उनसे खरीदो, मतलब वो जो है हमें ठगेंगे नहीं, ठीक है, अच्छा चीज देंगे। तो ये क्या होता है एक ह्यूमन बीइंग अगर पहले से ही अच्छा होता है तो वो उसके लिए हेल्प करता है कि लोग जो है ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं उनके तरफ। लोकेशन बिजनेस का, ठीक है, एक गुड पोजीशन होना चाहिए। अगर हमारा जो मतलब हमारी दुकान में बहुत ही अच्छा सामान मिलता है या फिर हम लोग बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है, लोकेशन जो है बिजनेस का बहुत ही खराब है, तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट्स, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है। मोनोपोली बिजनेस अगर है तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर कहीं से भी हमारे पास ही आएगा क्योंकि मार्केट में किसी और के पास वो चीज नहीं मिलता है जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं। तो अगर मोनोपोली चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो भी एक गुडविल जनरेट करने में हेल्प होता है कि भाई उसी के पास मिलता है और किसी के पास नहीं मिलता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, अगर हमारे पास हमारे बिजनेस का हम लोगों ने ट्रेडमार्क बनवाया है, पेटेंट बनवाया है, पेटेंट बनवाने से क्या होता है ना कि हमारा जो इन्वेंशन या स्पेसिफिकेशन है वो कोई और नहीं यूज कर सकता है। हम लोग पेटेंट करवा के इसको रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई हमारा इन्वेंशन को यूज ना करे। तो ये होता है पेटेंट। अगर पेटेंट करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली गुडविल जनरेट होता है। मैनेजरियल स्किल, जो मैनेजमेंट है उनका जो मैनेजरियल स्किल है वो अगर काफी अच्छा हो तो उसमें क्या होता है बिजनेस अच्छा चलेगा तो गुडविल बनेगा। द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच एनेबल द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, अगर हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सस्ते में अच्छा चीज दे सकते हैं। रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा हम लोग गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दिन ब दिन इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहा है और लो कॉस्ट में पब्लिक को हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक अट्रैक्ट होगा और जितना ज्यादा हमारा सेल होगा उससे हमारा गुडविल बनेगा, ठीक है। द पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन ले लेते हैं ताकि हमें मटेरियल हमेशा अवेलेबल हो, तो ये भी हमारे बिजनेस का गुडविल जनरेट करने में हेल्प करता है। मतलब मान लो हमें जो मटेरियल चाहिए हमारे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, फिनिश गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग चाहते हैं हमारे पास हमेशा मटेरियल अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया हम लोग प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं किनके साथ, जो मटेरियल हमें सप्लाई करेंगे, तो हम लोग पहले से ही जो है उनको एडवांस वगैरह देके मटेरियल वगैरह बुक करके रख सकते हैं। तो लोगों को तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे यही प्रूव होता है कि हमारा अच्छा खासा सेल है, तभी तो हम लोग मटेरियल को पहले पहले जो है अवेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि इनका काफी अच्छा खासा सेल है तो गुडविल है। तो द लिस्ट इज इन नो वे एग्जॉस्टिव बट ओनली प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइन। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है किसी के बिजनेस का गुडविल, ठीक है, और ये जो है ये कोई मतलब बस ये एक लौता लिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक गाइडलाइन जरूर देगा कि बिजनेस में गुडविल क्यों जनरेट होता है। गुड इवनिंग मैम। तो यहाँ पर देखो, तो गुडविल का हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है, मतलब डेफिनेशन जस्ट कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, यहाँ भी बोला गया कि गुडविल का कुछ लिस्ट डाउन नहीं कर सकते कि क्यों किसने कैसे गुडविल अर्न किया, बहुत सारा तरीका होता है गुडविल अर्न करने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इट मीन्स गुड नेम, एक्चुअली इसका मतलब है किसी का अच्छा नाम, ठीक है, या फिर किसी का रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम लोग बिजनेस का ही बात करेंगे, पर्टिकुलर कोई ह्यूमन बीइंग का बात नहीं कर रहे, ठीक है। ऑफ बिजनेस अर्न
by hard work and honesty of पार्टनर्स। ठीक है, नॉर्मली एक्चुअली ये जो चैप्टर हम लोग पार्टनरशिप पे ही बेसिकली करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हम लोग जो भी वैल्यूएशन मेथड सीखेंगे वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्योंकि मेरा चैप्टर पार्टनरशिप का है तो इसलिए मैंने पार्टनर्स लिखा है। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, गुडविल अकाउंटिंग टर्म में गुडविल क्या है? गुडविल कैसा है, कैसा एसेट है? क्योंकि पहला बात है गुडविल एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट का दो पार्ट होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल। बोलो गुडविल कैसा एसेट है, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। ठीक है, क्योंकि इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज इंटेंजिबल, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, पहला बात। ठीक है, दूसरा, इसको हम लोग बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे, ये बात समझाते हैं क्या है। AS 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब ये AS क्या होता है? AS का मतलब है गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस जो प्रोवाइडेड रहता है। जैसे तुम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जैसे मान लो स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो उसका एक गाइडलाइन होता है ना कि भाई स्कूल इतने बजे से इतने बजे तक होगा, ऐसे ये सब रूल्स रेगुलेशंस है, ये ड्रेस पहन के आना है, ये करना है, वो करना है, दैट इज गाइडलाइंस। वैसे ही कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, नहीं होता है, हर एक के ऊपर गाइडलाइंस बना हुआ है, जिसको बोले जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमें गाइड मतलब अकाउंटिंग करना है। जैसे तुम लोग करते हो ना कि कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, जब कभी फाइनल अकाउंट्स करते हो, सभी ने किया होगा 11 में। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे फाइनल अकाउंट्स करते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन रहता है। जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 5 लाख और मार्केट वैल्यू ऐसे करके दिया हुआ रहता है 6 लाख। हमें कौन सा वैल्यू लेना है ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में? हमें हमेशा कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर वही लेना है। एनआरवी का मतलब मार्केट वैल्यू, अभी इतना ही समझो। ठीक है, ज्यादा इस पे नहीं बोलेंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, तो ये 5 लाख पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये कौन बता रहा है? AS2। ठीक है, AS2 के गाइडलाइंस हम लोग करें, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं, वहां AS10 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वैसे ही गुडविल का जो भी वैल्यूएशन कैलकुलेशन हम लोग अभी सीखेंगे ना, वो अकॉर्डिंग टू AS26। ठीक है, इसके हिसाब से सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज रिकॉर्डेड in the books. It is recorded in the books only if it is purchased. It is purchased मतलब अगर हम लोग किसी का गुडविल परचेस करें, अब ये कैसे कर सकते हैं वो भी हम बताते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी का गुडविल परचेस कर रहे हैं तो हम लोग उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। परचेज करने से एक परचेजिंग वैल्यू आएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज परचेज करने जाओ, एक पेन परचेज कर लो तो दुकानदार को 5 रुपए दोगे तो वो तुम्हें 5 रुपए का पेन दे देगा। जस्ट लाइक दैट, अगर किसी के बिजनेस का गुडविल परचेज कर रहे हो तो उसका एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। मैंने पहले ही बोला कि मॉनेटरी वैल्यू नहीं होने पे हम लोग इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो AS26 हम लिखवा देंगे। AS26 हमें ये गाइडलाइन दे रहा है कि अगर हम लोग किसी के बिजनेस का गुडविल परचेज करते हैं, वहां पैसा इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व होगा, तो तभी हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओनली इफ इट इज परचेज आगे एंड देखते रहेगा, आगे देखते हैं। এটা দেখাতে বলছো? না না হয়ে গেছে দেখিনি। আচ্ছা, it is purchased and hence self generated goodwill is not shown in the books of accounts. According to AS26। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सब छोटा छोटा पॉइंट लिख लो, नहीं तो इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बोला है कि इट इज इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन भी लिख सकते हो, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये तुम लोग को पता है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं इफ इट इज परचेस्ड, अगर हम लोग ये किसी से खरीद रहे हैं, मतलब किसी का गुडविल खरीद रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, हेंस इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कोई एक बिजनेस जो है अपने मेहनत से, ऑनेस्टी से, रेपुटेशन से, मैनेजरियल स्किल से या फिर कुछ और तरीके से अपना गुडविल बना रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। मेरे बिजनेस का गुडविल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़, कैसे पता चलेगा गुडविल बढ़ रहा है, पहले कोई भी कस्टमर नहीं था। कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस ओपन किया और कस्टमर का भीड़ लग गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे कस्टमर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस पसंद आता है अगर सर्विस बेच रहे हैं, देन कस्टमर टू कस्टमर जो है बात चारों तरफ फैलते रहता है, लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, वहां जाके हम लोग ले सकते हैं। तो हेंस गुडविल क्या हो रहा है, सेल्फ जनरेटेड हो रहा है, अपने आप जो है बिजनेस का गुडविल बढ़ रहा है, इसीलिए जो है लोग ज्यादा कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, सर्विस ले रहे हैं या फिर प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड है, ये हम लोग कभी भी बिजनेस, ये जो हम लोग कभी भी अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। ऐसा हमें कौन बता रहा है, AS 26, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोल रहा है कि अगर किसी का गुडविल खरीद रहे हो, क्योंकि उसमें मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा, तो दिखा दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अगर किसी का बिजनेस से गुडविल नहीं खरीद रहे, वो अपना गुडविल बोल रहे हो कि मेरे बिजनेस में गुडविल है, कैसे पता चला, मेरे बिजनेस में पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, पहले 10 कस्टमर आते थे, अभी 100 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा गुडविल के वजह से हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, परचेज वाला बात नहीं आ रहा है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग नहीं दिखा सकते। ऐसा हमें कौन बता रखा है, ऐसा हमें AS 26 बता रखा है। और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, गुडविल जो है एक तरह का एसेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट, फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब एसेट का मतलब ही तो ये होता है ना कि जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट देगा। जैसे देखो, अगर हम लोग, जैसे हम फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल का बात करें, जैसे मान लो हम लोगों ने एक मशीन खरीदा, तो पहले मशीन के जगह लेबर काम करते थे, अभी लेबर मशीन में भी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ लेबर ओरिएंटेड काम होने पे जो प्रोडक्शन हो रहा था, मशीन खरीदने पे उसी टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का मतलब ही होता है कि वो चीज एसेट है, ठीक है, वो चीज एसेट है, बेसिकली फिक्स्ड एसेट है। तो वही चीज बोल रहा है कि ये जो गुडविल है ये भी हमें फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट देगा। और यहाँ पर बोला है कैन बी रिलायबली मेजर्ड, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग इसे मॉनिटरी टर्म में मेजर कर पाते हैं तभी हम लोग इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट में ये बात बता रखा है, क्योंकि मैंने तुम लोग को ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ के देख सकते हो, क्या बोला है वही वाला चीज बोला है जो मैंने जिस्ट करके यहाँ पर बता दी, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग का ये हो गया कि गुडविल जो है, इसको अगर हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, गुडविल जो है वो मेनली 2 तरह का होगा, एक होगा परचेस्ड और एक होगा सेल्फ जनरेटेड। अगर मेरे बिजनेस का गुडविल परचेज किया गया गुडविल है तो ये हो जाएगा, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर सेल्फ जनरेटेड, it is not recorded in books of accounts, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अकाउंट्स का रूल्स बोल रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है, AS 26 बोल रहा है कि अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो हमें बताया गया है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो गुडविल का वैल्यू, गुडविल तो समझ में आ रहा है कैसे हम लोग गुडविल बना सकते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है। लेकिन वो तो बना सकते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। खुद से जो गुडविल बनाएंगे वो हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकते हैं। किसी के बिजनेस का गुडविल अगर परचेस करेंगे तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना अभी तक हम लोगों ने समझा कि गुडविल क्या है, कैसे जनरेट कर सकते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। परचेस किया गया गुडविल जो है हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। AS 26 हमें ये बता। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का कब जरूरत है, ठीक है। वैल्यूएशन हम लोग कब करेंगे गुडविल का, तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन
of goodwill. Valuation of goodwill is needed at the time of एडमिशन, हम पार्टनरशिप के तौर पे लिख पा रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, किसी का डेथ हो गया तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और अगर रिकंस्टिट्यूशन हुआ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब पहले भी पार्टनर ए बी थे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद भी पार्टनर ए बी है, लेकिन पहले इनका रेशियो 1:1 था, अभी इनका रेशियो 2:3 बनाया गया है, तो चेंजेस हुआ रेशियो में, तो रिकंस्टिट्यूट किया जा रहा है या फिर रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। तो रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूट अगर होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस में किसी भी तरीके का, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का या फिर कुछ और, तो उसमें भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम दिखाएं, यहाँ देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर ये देखो, हम लोग नॉर्मली गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मैंने बोला ए बी का पहले 1:1 था, अभी ए बी का रेशियो बन गया है फॉर एग्जांपल 2:3, तो गुडविल का वैल्यूएशन करो। एडमिशन ऑफ पार्टनर, पहले ए बी था, अभी ए बी सी हो जाएगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन करो। पहले ए बी सी था, अभी ए बी रहेगा, सी चला जा रहा है या फिर सी का डेथ हो गया, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करो। या फिर बिजनेस बंद हो रहा है या बिजनेस बेच दिया जा रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है या बेच दिया जा रहा है, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपना बिजनेस बेच रहे हैं या फिर हम लोग अपना बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हैं यानी बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, तो भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन और सोल्ड और सेल ऑफ बिजनेस और सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सब टाइम पे जो है वैल्यूएशन करना पड़ता है गुडविल का। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि गुडविल वैल्यूएशन करने का जरूरत क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नीड फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कब करना है वो तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन करने का जरूरत क्या है। तो एक बार लिख देते फिर समझा देंगे। द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, the valuation of goodwill arise as goodwill belongs to the period prior to change in the agreement। समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे देखो कि हम एडमिशन का एक केस का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि मान लो पहले बिजनेस में दो पार्टनर थे ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट तभी समझ में आएगा। पहले मान लो बिजनेस में पार्टनर थे ए एंड बी। ठीक है, ये कब से पार्टनर, मान लो ये बिजनेस चल रहा है 1/4/2018 से। ठीक है, ये बिजनेस चल रहा है और ये पार्टनरशिप में ए और बी कितने दिन बिजनेस कर चुके हैं, मान लो ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर चुके हैं 1/4/2022 तक, फॉर एग्जाम्पल 22 तक कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा है 1/4 मतलब कितना साल हो गया, 18-19 1 ईयर, 1922 कितना साल हो रहा है, 18-19 1 1922 1920 2021
21, 22 मतलब कितना 4 इयर्स हो रहा है, ठीक है। देख लो मैंने ठीक काउंट किया है कि नहीं, 4 इयर्स हो रहा है, ठीक है। तो 4 इयर्स ये दोनों ही बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। तो मेहनत बिजनेस में जो भी मेहनत किया है इन दोनों ने मिलके किया है, ठीक है। हार्डवर्क ए बी का, ऑनेस्टी ए बी का, दिमाग ए बी का, ठीक है। और इस दौरान अगर बिजनेस में कोई गुडविल जनरेट हुआ है तो मुझे बताओ ये गुडविल जो है ये किन लोगों ने जनरेट किया है, ए और बी ने। और 1/4/2022 में सपोज सी चाहता है कि वो इस बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन ले। सी जो है वो एडमिशन करवाना चाहता है अपनी इस पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। मार्केट में और भी फॉर्म है लेकिन इन्होंने, सी ने यही वाला चुना। क्यों चुना? क्योंकि इनके बिजनेस में गुडविल है। गुडविल होने से क्या होता है? गुडविल होने से बाकी लोगों से हम लोग ज्यादा कमा सकते हैं। किसी का अगर गुडविल है कोई भी सेक्टर में, ठीक है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई टीचर हो, ठीक है, मतलब सर्विस सेक्टर का बात करें, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, तो गुडविल होता है किसी का तो लोग जो है उसी प्रोडक्ट को, उसी सर्विस को लेने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि सी बाकी लोगों को छोड़ के यहाँ पर आ गया क्योंकि सी को पता है अगर हम इस पार्टनरशिप फर्म में अपने आप को एज ए पार्टनर ज्वाइन करवाएंगे तो मुझे मार्केट में बाकी जो फर्म है वहां ज्वाइन करने से जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि इनके बिजनेस में गुडविल है। अगर इनके बिजनेस में गुडविल है तो बाकी मार्केट के लोगों से ये ज्यादा कमाते हैं, और अगर ये ज्यादा कमाते हैं तो मुझे एडमिशन करने के बाद मुझे भी प्रॉफिट ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। मान लो ये 10,000 पर मंथ कमाते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। गुडविल के कारण बाकी लोग सेम बिजनेस करके, इनका जो बिजनेस है वही वाला सेम बिजनेस करके बाकी लोग मान लो 7,000 पर मंथ कमाते हैं, ठीक है। तो बी सी अपना ये दिमाग लगा रहा है कि अगर तीनों का रेशियो फॉर एग्जांपल 1:1:1 भी हुआ, मान लो ये 15,000 है, तो मुझे यहाँ से कितना प्रॉफिट मिलेगा? मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा 5,000 करके, ठीक है, 3 जन का एडमिशन के बाद। लेकिन अगर हम इसको 9,000 कर देते हैं, अगर हम किसी और जगह पे एडमिशन ले रहा है वहां पर भी सेम तरीके से अगर रेशियो 1:1:1 है तो मुझे 3,000 ही प्रॉफिट मिलेगा। ये सोच के सी सोच रहा है कि हम यही वाले फॉर्म में एडमिशन करते हैं, अपना मतलब बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे ताकि मुझे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताओ क्या सी को ये हिस्सा मिलना चाहिए? क्योंकि सी तो आज एडमिशन देगा, ठीक है, और उसे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो मेहनत ए बी ने किया है। तो आज बाकी लोग जहां 9,000 पर मंथ कमाते हैं सेम बिजनेस में, ये ए बी 15,000 जो कमाता है, मैंने जो एग्जांपल क्रिएट किया इसमें एफर्ट किसने डाला है? ए और बी। लेकिन सी आने पे क्या उसको भी उस एफर्ट का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? मुझे ये बताओ, क्या सी को भी वो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन वो एडमिशन लेगा उसके बाद से ही? क्या स्टार्ट होगा कि नहीं? बोलो। सी जब एडमिशन लेगा सी को भी तो बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा कि नहीं? मतलब ए बी क्या बोलेगा? ए बी बोलेगा कि मतलब मान लो अगर 1:1:1 ही हो रहा है या फिर 1:1:1 के जगह अगर कुछ और भी रेशियो होता है तो भी तो बाकी जगह से सी को ज्यादा ही मिलेगा। सोच के देखो, इनका प्रॉफिट ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में सी को जितना भी हिस्सा मिले बाकी जगह से तो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो मुझे ये बोलो क्या सी को बाकी मतलब सी को स्टार्टिंग डे से ही ए बी के हार्डवर्क का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा कि नहीं होगा? ये बताओ। है मैम, हाँ मैम। होगा। चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये सही बात है? मतलब क्या ए बी को इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? ए बी बोलेगा देखो हम लोगों ने इतने साल मेहनत किया, 4 साल का, मेरे 4 साल का मेहनत, ये लोग बोलेंगे हमारे 4 साल का मेहनत सी को एक ही दिन में मिलना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब सी जब से एडमिशन लेगा तब से स्टार्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ये लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग, हमारा गुडविल कितना है, ठीक है। ए बी को क्या करना पड़ेगा? ए बी अपने बिजनेस का गुडविल का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन करने के बाद वो ए बी को, सी को ये बताएंगे देखो सी, तुम अपने आप को चालाक मत समझो, हमें भी पता है कि तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो बाकी लोगों को छोड़ के, ठीक है। अब ये लोग इनको लेंगे क्यों? देखो बिजनेस में क्या होता है, जितने लोग आएंगे कैपिटल बढ़ेगा, तो बिजनेस में पार्टनरशिप में पार्टनर को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही देखो, वैसे कंपनी के केस में भी होता है, ठीक है, इसीलिए तो कंपनी पार्टनरशिप जैसा ऑर्गेनाइजेशन लाया गया
सोल प्रोप्राइटर पे ही तो नहीं तो सारा काम चल सकता था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर पे ह्यूमन रिसोर्स भी कम होता है, कैपिटल भी कम होता है। लेकिन पार्टनरशिप, कंपनी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी ज्यादा होता है, कैपिटल भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनके पास देखो, इनको एडमिशन तो लेना पड़ेगा, लेने से इनका बिजनेस ही बढ़ेगा, क्योंकि सी एक दूसरा ह्यूमन बीइंग आएगा, उसके पास नया आइडिया हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो, सी को ये लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वैल्यूएशन करेंगे अपने गुडविल का, और वो जितना भी निकल के आएगा, वो मॉनिटरी टर्म में जितना भी निकल के आएगा, उसका कंपेंसेशन तुम्हें हम दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप जब हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो नया पार्टनर आता है उसे क्या लाना पड़ता है, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। उसे क्या लाना पड़ता है, शेयर ऑफ गुडविल। ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है, बात समझ में है। शेयर ऑफ गुडविल इसीलिए लाना पड़ता है कि गुडविल के कारण बाकी से जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे तो आज से ही मिलेगा, बिना मेहनत के आज से मिलेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं, देखो हम लोगों ने मेहनत से जो स्पेशल चीज अर्न किया है, जिसकी वजह से बाकी लोग 9,000, हम लोग 15,000 पर मंथ जो है अर्न करते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसका शेयर हमें देना पड़ेगा। मतलब तुम कैपिटल तो लाओगे, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ तुम गुडविल के लिए भी लेके आओगे। अब गुडविल का शेयर कैसे लाएंगे वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। गुडविल का शेयर पैसे में भी लाया जा सकता है, या फिर कुछ और तरीके से भी लाया जा सकता है, वो हम बताएंगे। तो इसे मतलब ये डिमांड किया जा रहा है कि तुम्हें शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। मतलब मान लो एक बार की पैसे में कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, कैपिटल के अलावा भी गुडविल के लिए भी कुछ एक अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो ए बी आज तक 15,000 अपने अंदर मान लो 1:1 में शेयर कर रहे थे, ठीक है, अब आगे से जाके सी के एडमिशन के बाद वो 1:1 हो जाएगा। मतलब जो इनके पास 7,500 एंड 7,500 था, ए बी सी हो जाने के बाद ये बन जाता है 5,000 5,000 5,000। तो ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ, 2,500। ए का सैक्रिफाइस हुआ 2,500 और बी का भी सैक्रिफाइस हो जाएगा 2,500। तो ये जो सैक्रिफाइस हो रहा है इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग गुडविल का वैल्यूएशन करके अपना शेयर ऑफ गुडविल बोलेंगे सी को कि आप गुडविल के लिए इतना लेके आओ, तभी तो आपको हम लोग एडमिशन लेंगे, नहीं तो जाओ दूसरे किसी फर्म में जाओ, ठीक है, हमारे यहाँ आओगे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपको शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से गुडविल का वैल्यू किया जाता है। अब शेयर ऑफ गुडविल दे देने से क्या होगा ना, इस डेट पे आके ये तीनों एक ही जगह पे काउंट हो गए। मतलब इनका जो मतलब क्या बोले, इनका जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा। मतलब ए बी को जो प्रॉब्लम था कि हमारा मेहनत सी इंजॉय करेगा, वो अब सिचुएशन नहीं रहेगा, क्योंकि इनके मेहनत से जो भी एक्स्ट्रा कमाई है वो सी पैसे में मतलब अपने शेयर ऑफ गुडविल से कंपेंसेट कर देगा, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल से कंपेंसेट कर देगा। इस वजह से गुडविल का वैल्यूएशन जो है करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज भी होता है, ये तो मैंने बोला एडमिशन। अब मान लो बिजनेस बिक जा रहा है, ठीक है, अगर बिजनेस बिक जाता है, मान लो यहाँ पर आके बिजनेस सेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1/4/2023 में आके बिजनेस बिक जाता है। अब बिजनेस बिकेगा तो बिजनेस का गुडविल है, गुडविल है तो हमें गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। गुडविल होता है किसी चीज का तो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। बिजनेस बेचने से, बिजनेस जिसको बेचा जाएगा एबीसी के तौर, एबीसी तीनों मिलके जिसको भी बिजनेस बेचेंगे, वो लोग मान लो इस तरह का बिजनेस बेचने से अगर 1 लाख मिलता है तो ये लोग 1,10,000 भी चार्ज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं 1 लाख और 1,10,000 का। तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहे कि हमारे बिजनेस में गुडविल है, जो भी बिजनेस खरीदेगा वो अच्छा खासा इनकम करेगा, क्योंकि हमारा बना बनाया बिजनेस है, काफी रेपुटेटेड बिजनेस है। कोई भी ये बिजनेस लेगा, जिसे भी हम लोग हैंड ओवर करेंगे, सेल करेंगे, वो अच्छा खासा कमाएगा। तो यहाँ पर गुडविल का जो पैसा आएगा वो तीनों में बटेगा, ठीक है, वो तीनों में बटेगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना, इसी वजह से गुडविल का वैल्यूएशन करके पहले ही जो इनकमिंग पार्टनर है उससे गुडविल का शेयर ले लिया जाता है। ले लेने से क्या होगा, जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है इस डेट पे, ठीक है, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। तो ये मैंने एडमिशन के एक स्टोरी से समझाने का कोशिश किया कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का क्यों जरूरत है। गुडविल का वैल्यूएशन करने से जो इम्बैलेंस है एडमिशन के केस में, वो इम्बैलेंस जो है बैलेंस हो जाता है, ठीक है। वैसे ही रिटायरमेंट के केस में भी होता है, जो रिटायर करके चला जाएगा उसने तो बिजनेस में मेहनत करके गुडविल बनाया था, तो फिर उसे उसका हिस्सा देना पड़ेगा। गुडविल के वजह से
मान लो ABC 3 पार्टनर थे, C रिटायर कर रहा है, तो C को गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि C जो है उसने तो मेहनत किया था, तभी तो बिजनेस में गुडविल जनरेट हुआ। AB अकेले तो नहीं किया, तीनों ने मिलके किया। तो अगर कोई चला जा रहा है तो उसका मेहनत का हिस्सा उसे दे दो, तब गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग रीजन से गुडविल वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नीड फॉर वैल्यूएशन, हम लोग क्यों वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया नीड फॉर वैल्यूएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या होता है। ठीक है, जो हमारा मेन मतलब है अकाउंटिंग जो भी हमें करना है वो मेथड ऑफ वैल्यूएशन करना है। मेथड फॉर वैल्यूएशन, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका दो पार्ट है, ये हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक हो जाएगा सिंपल, एक हो जाएगा वेटेड। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब मेथड हम एक्सप्लेन करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर थर्ड नंबर पे है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका भी दो तरीका होता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड का दो पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट मेथड जो है एंड। ये मेथड्स हमें सीखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा मेथड होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, एक एग्जांपल है, यहाँ से एक बार बता देते हैं। ये रहा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल एग्जांपल है। एक स्मॉल बुक बिजनेस है, ठीक है, ओन्ड बाय ए फर्म। ठीक है, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है जो लोग बुक बिजनेस करते हैं, जिसका नेट वर्थ का मतलब है कि बिजनेस का वैल्यू कितना है। तो बिजनेस का वैल्यू कैसे पता चलेगा, उसके पास कितना एसेट है, लेकिन हमें नेट एसेट चाहिए होता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो 5 लाख रुपए है, लेकिन मेरा मार्केट में लाइबिलिटी 1 लाख है, तो इसका मतलब मेरे पास 4 लाख ही है, 5 लाख नहीं है। उसी तरह से नेट वर्थ का मतलब होता है, वर्थ मतलब कितना है हमारे पास, वैल्यूएशन क्या है, नेट में बताओ, ग्रॉस में मत बताओ। 5 लाख है तुम्हारे पास, तुम मार्केट में 1 लाख उधार कर रखे हो, तो 4 लाख ही हुआ ना। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कितना आ रहा है, 1,40,000। ऐसा हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। अगर हम लोग इस बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, नाउ इफ a purchaser is willing to pay 1,50,000 for it, the extra 10,000 is more इन अकाउंटिंग एज गुडविल। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हम इसीलिए समझा रहे ताकि अब हम लोग जो मेथड करेंगे तो समझ में आए। देखो एक बुक बिजनेस है जिसका वैल्यू क्या है, ये बुक बिजनेस जो है इसका वैल्यू है 1,40,000। मतलब बुक बिजनेस अगर बिकेगा तो एक्चुअली 1,40,000 का इसका वर्थ होना चाहिए, लेकिन जो खरीद रहा है वो उसे 1,50,000 दे के खरीद रहा है। मतलब जो सेलर है वो बोल रहा है मुझे पता है मेरे बिजनेस का वैल्यू 1,40,000 है, लेकिन हम 1.5 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे। ठीक है, अब जो खरीद रहा है वो बोल रहा है ठीक है हम 1.5 लाख देके ही खरीद लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो 1.5 लाख देके खरीद रहा है वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, 10,000 का। अब ये कोई क्यों करेगा, सोचो 1,40,000 का चीज कोई 1.5 लाख देके क्यों खरीदेगा, 10,000 वो क्यों देगा, जरूर उसमें उसका कोई बेनिफिट होगा तभी खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा। ठीक है, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का मतलब है कि जरूर उसको उसमें कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा। वो एक्चुअली क्या है, वो क्या बेनिफिट है, वो ऐसा सोच रहा है कि इनका बिजनेस काफी अच्छा है, बुक बिजनेस। आज अगर हम लोग इनका बिजनेस थोड़ा सा महंगा खरीद भी लेते हैं तो कल इसमें मुझे काफी अच्छा खासा रिटर्न आएगा, चलता बिजनेस है।
अच्छा गुडविल है इनके पास, लोकेशन अच्छा है इनका, जो है रेपुटेशन मार्केट में काफी अच्छा है, तो एक बार हम खरीद लेते हैं, फिर बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी हम 10,000 एक्स्ट्रा देके ले लेंगे, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू कोई डिमांड कर रहा है और कोई पे करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा किस चीज का मांग रहा है? ये एक्स्ट्रा मांग रहा है वो एसेट का जो हमें नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो तो 1,40,000 का है, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, या फिर ये है, ये सारी चीज मिल रही है, ये बुक्स मिल जाएंगे एसेट के तौर पे, ये फर्नीचर मिल जाएगा, ठीक है, ये सब मिल रहा है, ये तो 1,40,000 है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वैसा भी कुछ एसेट होता है, दैट इज गुडविल, इसीलिए इंटेंजिबल एसेट। ये नहीं दिख रहा है कि ये भी है, इसीलिए ज्यादा मांग रहा है 10,000, ठीक है, 10,000 ज्यादा मांग रहे हैं और ये 10,000 दे भी देंगे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये गुडविल हो गया। ये कैसा गुडविल हुआ बोल सकते हो? परचेज या सेल्फ जनरेटेड? मुझे ये बताओ, ये कैसा गुडविल हुआ, परचेज या सेल्फ जनरेटेड? बोलो। परचेज। परचेज, ठीक है, परचेज गुडविल 10,000। अब हम लोग इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे, मतलब जिसने ये बिजनेस खरीदा वो अपने बिजनेस में जब बैलेंस शीट बनाएगा ना, जब बैलेंस शीट बनाएगा तब फिक्स्ड एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल दिखा देगा 10,000 का, ठीक है, 10,000 का गुडविल दिखा देगा, क्योंकि परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल है, ठीक है। तो टर्म को समझो, ठीक है, तभी जो है, वैसे सिर्फ गुडविल पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है, सारी चीजों को समझना चाहिए हमें। तो इसीलिए ये हो गया हम लोग का 10,000 फॉर गुडविल। अब ये क्यों 10,000 ज्यादा दे रहा है? अब देखो यहाँ पर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में, जो कि मैंने सारे आंसर तुम लोग को बता दिए, फिर भी हम एक बार पढ़ के बता रहे हैं। व्हाई द परचेजर इज विलिंग टू पे 10,000 फॉर गुडविल? क्यों जो खरीद रहे वो 10,000 ज्यादा देंगे? वन रीजन मे बी द फ्यूचर कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। जैसे मैंने बोला कि हाँ इनका बिजनेस इतना अच्छा है, एक बार 10,000 एक्स्ट्रा देके खरीद लेते हैं, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, हम इस पे काम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसीलिए वो जो है, या फिर लोकेशन फेवरेबल है, कुछ तो अच्छा दिखा होगा, तभी तो हम लोग एक्सेस पैसा देने के लिए रेडी है, नहीं तो क्यों देंगे, ठीक है। तो ये होता है गुडविल। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी चीज तो मैंने बता दी है, ठीक है। मेथड्स में आ जाते हैं जो कि हम डील कर रहे थे यहाँ पर, मेथड्स ऑफ गुडविल में, जिसमें सबसे पहले आ रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें देखो यहाँ पर हेडिंग करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। जैसे देखो मैंने लिखवाया, इसका दो होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों तरीके से होता है। तो हम पहले लिखवा रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कौन सा वाला फॉर्मूला लिखवा रहे हैं? सिंपल वाला, लेकिन हम समझा देंगे, सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो सिंपल वाला दिखा रहे हैं, इसमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टेप वन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट का एवरेज कैसे निकालोगे? मोर देन वन पीरियड का प्रॉफिट रहेगा, सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय जितने सारे ईयर्स है वो डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसे मिल जाएगा, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। स्टेप वन। स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू में हम लोग लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, हम समझा देंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये पूरे चीजों का हम लोग मतलब समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स और सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल है, वो पहले समझाते हैं फिर इसका मतलब भी समझाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये तो वेटेड के साथ दे रखा है, चलो वेटेड तो हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ से दिखाते हैं, ये देखो द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 years ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का लास्ट 5 साल का प्रॉफिट है 50, 40, 52, 48,000, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? एंड 56,000 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, ठीक है। क्या बोला है? हमें कौन सा मेथड यूज करना है?
हमें यूज करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स और नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, अच्छा तो 5 इयर्स का प्रॉफिट सबसे पहले नाम से पता चलता है कि हमें करना क्या है। नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो प्रॉफिट का एवरेज करो तो 50,000 प्लस 40,000, ये देखो दिख रहा होगा 52,000, 48,000 और 56,000। ठीक है, ये सब एग्जांपल हम यहीं से दिखा देंगे और जो मेन क्वेश्चन है सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट। इसे हम लोग, ये कौन सा निकल के आया? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है वो बताते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है? पहले इतना समझो कि सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें करना है इसमें एवरेज, तो ये हो गया 5 इयर्स का। ये 5 इयर्स का प्रॉफिट है, तो पर ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो निकल के आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 करने से देखो कितना आता है, किया हुआ है तो हम लोग यहाँ से देख के करते हैं। देखो डिवाइडेड बाय 5 किया, 49,200 आ गया। ये क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ये पर ईयर का आया। 5 से डिवाइड करने का मतलब एक एक साल का प्रॉफिट आया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, एवरेज करने का मतलब क्या हो गया? हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअली नहीं बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट ईयर 50,000 प्रॉफिट मिला, फिर 40 हुआ, फिर 52 हुआ, फिर 48 हुआ, फिर 56,000 हुआ। ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करने के बदले हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब मान के चलो कि हमारा एवरेज इतना प्रॉफिट है। ठीक है, 49,200। मतलब 5 साल का अलग अलग डेटा नहीं बता के हम लोग एक ही बार में बता रहे, जस्ट लाइक दैट कि तुम लोगों का जब एग्जाम वगैरह होता है, जब तुम लोग का जैसे सब्जेक्ट है अकाउंट्स है, लॉ है, इको है, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फाइनेंस है, जिसका जो भी है, ठीक है, तो हम लोग जब किसी को रिजल्ट बताते हैं तो लाइन बाय लाइन एक एक सब्जेक्ट का नहीं बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एवरेज बता देते हैं कि मुझे 90% मिला, तो ये क्या है? एवरेज है। उसी तरह से हम लोग प्रॉफिट को अलग अलग नहीं बता के कंबाइनली बता रहे हैं कि 49,200 एवरेज हमारा प्रॉफिट होता है। अब हमें गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? अभी हम फॉर्मूला ही बता रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 49,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। यहाँ पर 4 कहाँ से आया? 4 क्वेश्चन में बता दिया गया है। देखो ये हमेशा क्वेश्चन में बता दिया ही जाएगा, क्यों जाएगा वो हम बताते हैं। ये देखो 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट इनटू 4 इयर्स, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा गुडविल आ जाएगा मॉनिटरी टर्म में, जो कि निकल के आ रहा है 1,96,800। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे करके हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है और जो सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट है ये क्या है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पर देखो एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब ईयर्स, एक बार लिख लो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, एक ही साल का दिखाते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस जो कि हमारे पास गिवन रहेगा। अब एक साल का भी रह सकता है, एक साल से ज्यादा का भी रह सकता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। बताते हैं क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, और ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस। हम बता देंगे क्या होता है, एक बार लिख लो। लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन बिजनेस
इनकम, ये सब लेस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेस करेंगे फ्यूचर एक्सपेंस। ऐड या लेस करना पड़ सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ, लेस करना पड़ेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और रिवर्स भी करना पड़ेगा इन द सेंस कि ऐड करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये सब क्या नया चीज हो गया? नया कुछ भी नहीं है, बताते हैं। एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि एक ही साल का निकालते हैं, तो एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट को एडजस्ट करने का मतलब होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें प्रॉफिट जो है कुछ एडजस्ट करने के लिए हमारे पास डेटा गिवन नहीं था। अब प्रॉफिट को एडजस्ट करने का मतलब है हमें क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है और कुछ ऐसे आइटम है, तो हमें उसको एडलेस करके एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला बात है, हम लोग एडजस्ट क्यों करेंगे? एडजस्ट इसीलिए करेंगे, जैसे मान लो पहले के एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है जो अब एक, जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस का नाम है एबीसी। ये अपना बिजनेस जो है सेल करना चाहते हैं, ठीक है, सेल करना चाहते हैं। या फिर मान लो एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है जो एक्स लिमिटेड बोल के, ठीक है, एक्स लिमिटेड बोल के एक फर्म है जो अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, ठीक है, और खरीदना कौन चाहता है? ए लिमिटेड। मैंने एक एग्जांपल लिया जस्ट, ठीक है, ए लिमिटेड जो है वो परचेज करना चाहता है इनका बिजनेस, ठीक है। अब इनके बिजनेस में क्या है? इनके बिजनेस में जो है गुडविल है, ठीक है। तो ये एक्स लिमिटेड वाले जो है, ये ए लिमिटेड वाले को बोल रहे हैं, देखो आप जो मेरा बिजनेस खरीदोगे ना, तो हम आपके पास से क्या पैसा लेंगे? हम वो पैसा तो लेंगे जो मेरे बिजनेस का नेट वर्थ है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। जैसे हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल देखा ना, बुक सेलर वाला, 1 लाख नेट वर्थ है, लेकिन वो ज्यादा चार्ज कर रहा है। क्यों कर रहा है? गुडविल के लिए। तो ये बोल रहे हैं हम नेट वर्थ जो है वो तो लेंगे, प्लस हम एक्स्ट्रा कुछ भी और लेंगे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है? एक्स्ट्रा क्या है? गुडविल के लिए लेंगे, क्योंकि मेरे बिजनेस में अच्छा खासा गुडविल है। आप मेरे बिजनेस को लेने के बाद आप मेरे बिजनेस से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिमिनेट बोल रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि आपका बिजनेस अच्छा है, हम आपका बिजनेस लेंगे तो मेरा अच्छा खासा इनकम होगा, आप मेरे लिए इसीलिए मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करोगे जो आपके गुडविल के लिए होगा। लेकिन आप अपने गुडविल का वैल्यू कैसे करोगे? ठीक है, तो अगर ये फर्म ये मेथड यूज करता है, कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वो क्या करेगा? वो देखो वो किस चीज के लिए बोल रहा है, क्या कमाएगा? बोल रहा है कि ये ए लिमिटेड को बोल रहा है आप मेरे बिजनेस को परचेज करने के बाद आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। मेरा फर्म जो कमा रहा है आप वही कमाएंगे, मेरा मेहनत आपके लिए हेल्पफुल होगा, हम अपने मेहनत का एक्स्ट्रा पेमेंट लेंगे, दैट इज गुड। ए लिमिटेड बोल रहा है ठीक है, तो आप अपना प्रॉफिट बताओ कितना है। तो ये अपना अकाउंट मेंटेन करता होगा, ये अपना अकाउंट तो मेंटेन करता होगा, तो इसके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल। अब ये अपना क्या क्या इनकम एक्सपेंसेस यहाँ पर आएगा? डायरेक्ट इनकम आता है ट्रेडिंग में, तुम लोग को पता है कि डायरेक्ट इनकम आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम गलत साइड में इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम, ठीक है, जो कि सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये सब रहेगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर क्या रहता है? परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। ये जीपी ब्रॉट डाउन होगा। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम आता है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या आता है पता है? जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, उससे इनकम हो रहा है। कोई कंपनी का शेयर खरीद रखा है, डिविडेंड मिल रहा है। जो क्रेडिटर है उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है, बाय डिस्काउंट। तो इधर क्या आता है? इधर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। और भी
और भी काफी सारी चीज आ जाएंगे, जैसे देखो नॉन रिकरिंग, नॉन बिजनेस, इस तरीके का इनकम एक्सपेंसेस आ जाएगा। मतलब बेसिकली इनको क्या करना है, देखो जैसे इन्होंने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्होंने कोई एफडी कर रखा है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर मान लो कोई कंपनी का शेयर खरीद रखा है उससे जो है डिविडेंड मिल रहा है। तो मुझे इतना बताओ, क्या एक्स लिमिटेड को जो इंटरेस्ट का इनकम मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडी के लिए, या फिर किसी और तरीके से, क्या वो ए लिमिटेड को भी मिलेगा जब ए लिमिटेड इसका बिजनेस खरीदेगा? मुझे पहले इतना बताओ। अगर ये फर्म जो है अपने आप को जो बेचना चाहता है, वो जब अपना ट्रेडिंग पीएल दिखा रहा है तो वो बोल रहा है कि मेरा इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस और इनकम रहेंगे। तो इनडायरेक्ट इनकम में जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है उससे इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, या फिर शेयर में पैसा लगाया है उससे इनको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई एफडी कर रखा है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन ये बिजनेस जब सेल हो जाएगा, क्या ए लिमिटेड को भी ये सारे इनकम होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे। होंगे या नहीं होंगे? मतलब ये तो इनका इन्वेस्टमेंट है, ये तो इनका इन्वेस्टमेंट है। मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस से इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, शेयर खरीद रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। जब हम अपना बिजनेस किसी को बेच देंगे, क्या जरूरी है कि वो एफडी को चलाएगा, या फिर वो शेयर को होल्ड करेगा, या फिर वो इन्वेस्टमेंट को चलाएगा? क्या ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? पहले ये सोचो, तब ना इनकम उसको मिलेगा। अगर कोई अपना बिजनेस बेच रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसा जरूरी है कि इसको इंटरेस्ट, डिविडेंड, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट, ये सारे चीज मिलते जाएंगे? क्या ऐसा जरूरी है? सोच के देखो। सोच के देखो, क्या ऐसा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो मेरा सपोज किसी का एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, वो ग्रोसरी वाला अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है, उसने कुछ शेयर वगैरह खरीद रखा था, वो भी उसका इनकम था, वो अकाउंट मेंटेन करता था, ठीक है, उसको शेयर से इनकम होता था। अब उसने वो बिजनेस मुझे बेच दिया, मुझे वो ग्रोसरी बिजनेस चलाना है, तो मुझे भी क्या उस शेयर से इनकम होगा? जरूरी है? बोलो, क्या मुझे भी उस शेयर से इनकम होगा? जरूरी है? अगर हम वो शेयर लेंगे तभी ना होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो ये जरूरी नहीं है कि ये इनकम उसका होगा। तो जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब कौन सा वाला इनडायरेक्ट इनकम? ग्रोसरी बिजनेस से जो भी इनकम होगा वो मेरा इनकम होगा, क्योंकि हम उसका ग्रोसरी बिजनेस खरीद रहे हैं, हम उसका इन्वेस्टमेंट शेयर या फिर एफडी नहीं खरीद रहे हैं, हम उसका ग्रोसरी बिजनेस खरीद रहे हैं। वैसे ही हम इनका बिजनेस जो है, जो बिजनेस ये करते हैं वो खरीद रहे हैं, ठीक है, हम उनका इन्वेस्टमेंट शेयर या एफडी नहीं खरीद रहे हैं। ए लिमिटेड उनका, जैसे मान लो इनका बुक शॉप है, ठीक है, तो बुक शॉप है, तो बुक शॉप का बिजनेस खरीद रहा है, तो बुक शॉप से जो इनकम होता है वो ए लिमिटेड को होगा बिजनेस खरीदने पे। लेकिन अदर इनकम जो है वो थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इन्होंने ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हम लोग का नॉन रिकरिंग इनकम। ये देखो, ये सब हम लोग का क्या हो गया? नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। जैसे मान लो इनको लॉटरी मिला था, ठीक है, ये जो एक्स लिमिटेड है इनको लॉटरी लगा था, लॉटरी लगा तो इनका इनकम हुआ, इन्होंने ये पीएल में बाई साइड में दिखा दिया लॉटरी का इनकम। लेकिन ये तो नॉन रिकरिंग है, ऐसा थोड़ी कि रोज रोज लॉटरी लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये इनका नॉन बिजनेस इनकम है। तो अगर ये सारे इस तरह के इनकम को दिखा के यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो नेट प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन हम ये सारी चीजों के लिए पेमेंट क्यों करें? ए लिमिटेड बोल रहा है मुझे आपका बुक शॉप खरीदना है, आप ये बताओ कि बुक्स बेच के आपको क्या प्रॉफिट होता है, हम उसके बेसिस पे आपको पेमेंट करेंगे। मतलब आप अपने प्रॉफिट को जो है मॉडिफाई करो, ठीक है, आप अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का मतलब है आपका नॉन बिजनेस इनकम या नॉन रिकरिंग इनकम, ये सब आप मुझे नहीं दिखाओ। जैसे सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे किसी साल मान लो इनके गोडाउन में आग लग गया और बुक्स वगैरह जल गया, तो लॉस हुआ, तो वो लॉस वो पीएल में दिखा सकते हैं। अब वो लॉस दिखाने की वजह से इनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, नेचुरली कम दिखेगा। मान लो इनका नॉर्मली 10,000 जो है पर मंथ का इनकम होता है, लेकिन जिस मंथ में आग लगा उस मंथ में मान लो इनका इनकम हो गया 2,000 पर मंथ, तो क्या ये बोलेंगे कि मेरा इनकम 2,000 पर मंथ है? नहीं, इनको बोलना चाहिए मेरा इनकम 10,000 पर मंथ है। ये तो सडन एक्सीडेंट की वजह से हुआ, और जैसे ही ये फेज हम रिकवर कर लेंगे मेरा इनकम एज इट इज हो जाएगा। तो मुझे मेरा बिजनेस अगर बेचना है तो लोगों को ये थोड़ी ना बोलना है कि मेरा 2,000 का जो है इनकम है, मुझे तो बोलना है मेरा 10,000 का इनकम है बिजनेस का, वो तो आग लग गया था, चोरी हो गया था, जो भी हो, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है हम लोग के पीएल में,
तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट होगा एडलेस, वो भी हम समझाएंगे। अगर मेरा कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, मतलब नॉन रिकरिंग मतलब जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, जो बार बार नहीं होने वाला, तो अगर मेरा कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट में। अगर मेरा कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंस है वो मुझे मेरे बिजनेस में जो है एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। मेरा कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, जैसे लॉटरी लगा, तो लॉटरी क्या रोज रोज लगेगा? नहीं, मैंने अपने पीएल में दिखा दिया लॉटरी लगा, लेकिन वो मेरा बुक्स बेचने वाला इनकम थोड़ी ना है, नहीं है। तो जो खरीदेगा वो तो बोलेगा ना, आप तो ये बताओ, हम तो आपका बुक वाला बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं, लॉटरी से मेरा क्या लेना देना? आप अपने प्रॉफिट को सही करके बताओ। आप लॉटरी वॉटरी जोड़ के बोल रहे हो इतना ज्यादा प्रॉफिट है, फिर वो सारे प्रॉफिट को ऐड करके एवरेज करके मेरे ऊपर गुडविल ज्यादा चार्ज कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो बिजनेस बेच रहे हो, आप उस बिजनेस से प्योर इनकम बताओ, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस हम लोग बेचना चाह रहे हैं उससे प्योरली उससे क्या इनकम है, बाकी इधर उधर का इनकम मुझे मत बताओ। और अगर कोई बिजनेस में गलत कर रखे हो, रेक्टिफिकेशन करो उसका। जैसे कि मान लो फिक्स्ड एसेट खरीदे हो बट उसे परचेज में ट्रीट कर दिया, ठीक है। जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदने का एंट्री होता है फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक, लेकिन हम लोगों ने उसे करके दिखाया है परचेज टू कैश। तो इस वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने परचेज दिखा दिया, तो जी मतलब ट्रेडिंग में एक्सपेंस ज्यादा दिख रहा होगा, जबकि ये तो बैलेंस शीट का आइटम है। अगर ऐसा कुछ हुआ है उस वजह से प्रॉफिट गलत है, तो उस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करो। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट को एडजस्ट करके प्योरली जो बिजनेस बेचना चाहते हो उससे प्योर क्या इनकम है वो बताओ, ठीक है। और उसके बाद जितने साल का इनकम बता रहे हो उसको एवरेज करो। मेथड बता रहे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा उसका एवरेज करो, इसीलिए सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ा तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। कब करना पड़ेगा? तब करेंगे जो बिजनेस बिक रहा है उसके प्रॉफिट के अलावा अगर और किसी तरीके का इनकम या एक्सपेंसेस की वजह से हमारा प्रॉफिट रॉन्गली मतलब ज्यादा या कम दिख रहा है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जबकि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, जिसमें ये एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आते हैं बात नंबर ऑफ ईयर परचेस में। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है। तो किसी का गुडविल खरीद के हम लोग ऐसा नहीं है कि सालों साल अच्छा बिजनेस करेंगे। मान लो हम लोगों ने किसी का गुडविल वाला बिजनेस खरीद लिया, अच्छा बात है, लेकिन अगर हम लोग उस बिजनेस को खराब तरीके से चलाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? जैसे मान लो कि किसी का अच्छा खासा गुडविल है, जैसे ये वाला बुक शॉप काफी फेमस है, तो इनका बुक शॉप इन्होंने खरीद लिया और चलाना स्टार्ट कर दिया, तो इनका जो है अच्छा खासा कस्टमर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका रेपुटेशन है, तो इसीलिए इनके पास कस्टमर आ रहा है। लेकिन अगर ये खराब कर देते अपना सर्विस, ठीक है, महंगा बेच रहे हैं, अच्छा चीज नहीं दे रहे, बुक्स वगैरह अच्छा नहीं है, टाइम पे नहीं दे रहे, तो एक ना एक दिन बाद क्या होगा, इनका बिजनेस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है जब ये एक्स लिमिटेड बेच रहे हैं अपना बुक शॉप ए लिमिटेड को, तो ये बोलेंगे कि देखो तुम मेहनत करो या ना करो, क्योंकि मैंने मेहनत कर रखा है, तो मेरे बिजनेस को खरीदने के बाद तुम 3 साल तो, ये एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 3 साल तो तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे, जो हम कमाते हैं, क्योंकि तुम मेरा बिजनेस ले रहे हो, ठीक है। और उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा वो तुम्हारे एफर्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की गुडविल वाला बिजनेस ले लिया और कुछ मेहनत नहीं करोगे तो वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। कितना दिन चलेगा? 3 साल, 4 साल, 5 साल। उसके बाद लोगों को जब लगेगा कि ये तो फालतू चीज बेचता है तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है उसका एक एस्टिमेशन रहना चाहिए। ये नेगोशिएबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? नेगोशिएबल। इसका कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, ये नेगोशिएबल है। जो सेलर है वो अपना एस्टिमेट करके बोलेगा कि मेरा बिजनेस खरीदने के लिए आप बिना मेहनत किए भी कम से कम 3 साल तो वो प्रॉफिट कमा ही लोगे जो आज तक हम कमाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब आप मेरे प्रॉफिट को खरीद रहे हो, बेसिकली आप गुडविल जो दोगे, मतलब गुडविल का मतलब क्या हो गया फिर? एवरेज प्रॉफिट एडजस्ट किया हुआ। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे बुक बिजनेस से प्योरली मान लो प्रॉफिट है 10,000 रुपए का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, सिर्फ बुक बिजनेस से। और ये प्रॉफिट कोई भी ये बिजनेस खरीदेगा तो
नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इजीली अर्न कर सकता है। तो इसका मतलब 10,000 जो 3 साल के लिए अर्न करोगे मेरे मेहनत की वजह से, इसीलिए मेरे बिजनेस का नेट वर्थ जो भी है उससे आप 30,000 ज्यादा दोगे, क्योंकि आप मेरे बिजनेस को लेने के लिए ऐसे ही 3 साल कमा सकते हो बिना ज्यादा एफर्ट डाले। ठीक है, उसके बाद तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, नहीं डालोगे कैसे चलेगा बिजनेस। ठीक है, तो मेरा मेहनत का कमाई जो आप लोगे उसके लिए आप मुझे एक्स्ट्रा 30,000 पे करो। ठीक है, तो अब उसके बाद तो बिजनेस उनको चलाना है जो खरीद रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनका एफर्ट चालू हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा बिजनेस परचेज करने की वजह से इनको स्टार्टिंग में इनका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कितने दिन तक मिल सकता है ये सेलर एस्टिमेट करके बोल सकता है, या फिर ये दोनों एस्टिमेट कर सकते हैं, नेगोशिएशन करके बोल सकते हैं। सेलर बोला आपको 5 साल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो खरीद रहे हैं बोल रहे नहीं नहीं 5 बहुत ज्यादा बोल रहे 3 साल मिलेगा। अब अगर ये रेडी होते हैं 3 साल पे तो फिर नेगोशिएशन करके इसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो नेगोशिएबल होता है। ठीक है, वो नेगोशिएबल होता है। तो फॉर्मूले का मतलब मैंने बताया कि व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो जितने सारे प्रॉफिट रहेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब जो बिजनेस बेच रहे हो सिर्फ उसी बिजनेस का प्रॉफिट बताओ। अगर उसमें कोई दूसरा प्रॉफिट एडेड है या दूसरे तरीके का एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है तो उसका इफेक्ट हटा दो। तो ये लिस्ट का रटना पड़ेगा नहीं, लिस्ट रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन करोगे तभी याद हो जाएगा कि कैसे करके क्या करना है। याद नहीं करना है, इसे समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो ये अभी लिखा हुआ रहने दो, हम लोग जब क्वेश्चन आएगा एक एक पॉइंट डील कर लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि गुडविल कैसे निकलेगा। अब ये प्रॉफिट जितने दिन तक जो है सेलर को लग रहा है कि ये जो परचेजर है इसको बेनिफिट मिल सकता है, उतने साल के लिए ये प्रॉफिट का प्राइस रखेंगे। तो ये प्रॉफिट जितने साल के लिए कमा सकते हैं, तो गुडविल क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये कौन से मेथड से हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अच्छा अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एक ही जैसा है, बस इसमें वेट लगेगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कब हमें वेटेड लगाना है और कब हमें वेटेड जो है नहीं यूज करना है। ठीक है, तो वेटेड जो है कब यूज करना है कब नहीं करना है, अगर हमारे प्रॉफिट में हमें ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, अगर ट्रेंड विजिबल होगा, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का मतलब है या तो प्रॉफिट लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे देख सकते हो 30, 40, 50, 60, 70, मतलब जस्ट इंक्रीजिंग मोड में है या फिर डिक्रीजिंग मोड में है। अगर हमें ट्रेंड दिखेगा तो हम लिख देते हैं, ये कब यूज होता है, इफ ट्रेंड इन प्रॉफिट इज विजिबल, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है। Then this method is used. This method is used. ठीक है, और इस मेथड को कैसे परफॉर्म करना है, इसमें भी सेम तरीका होगा। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का एवरेज करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 इयर्स। तो वहां भी लास्ट 5 इयर्स दिया था 30, 40, 50, 60, 70, लेकिन ये प्रॉफिट और जो इसके पहले वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो दोनों प्रॉफिट में फर्क क्या है, इसमें ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग। लेकिन इसका देखो, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, पहले 50 फिर 40, मतलब 50 से जब 40 गया तो डिक्रीज। ठीक है, फिर 40 से 52 इंक्रीज, फिर 48 फिर डिक्रीज, मतलब अप डाउन फॉर्म में है। ठीक है, अगर अप डाउन फॉर्म में है तो वेटेड एवरेज नहीं एप्लीकेबल होगा। तो हमें क्वेश्चन में बता दे कि सिंपल करना है कि वेटेड, तो वेल एंड गुड, तब तो फॉलो करो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बता देता है कि सिंपल करना है कि वेटेड एवरेज करना है, तो हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा जो प्रॉफिट गिवन है क्या उस पर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज करेंगे, अगर ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज करोगे। तो ये देखो यहाँ पर ट्रेंड है, अब ट्रेंड के हिसाब से हम लोग वेट असाइन करेंगे। तो वेट कैसे असाइन किया जाता है, वेट हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला 1, नेक्स्ट वाला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्या इसके अलावा हम लोग कुछ और दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। जैसे कि मान लो ये दे दिया 1, ठीक है, ये दे दिया 3, तो
दो गैप दिया तो ये 5 देना पड़ेगा, ये 7 देना पड़ेगा, ये 9 देना पड़ेगा। मतलब हमें एक जो है सीक्वेंस में वेट देना चाहिए। हमें 1 के बाद 2 ही देना है ऐसा जरूरी नहीं है, लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमें एक सीक्वेंस में देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या अभी हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे? जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपल 1 से लेके डायरेक्टली जो है ट्रेन जो वेट जो है वो ऐड करते जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे और भी रहता तो 6 7 8 9 10। लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा कुछ ऐसा होता, जैसे कि ये कुछ प्रॉफिट इस तरह से होता, सपोज ऐसे होता, पहले 70,000 डिक्रीजिंग होता, फिर 60,000, फिर 50,000, फिर 40,000, फिर 30,000। अगर हम लोग का ट्रेंड ऐसे होता तो वेट कैसे देना पड़ता? तो वेट देना पड़ता फिर रिवर्स मोड में, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है। हमेशा 1 से लेके ही स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में जाओ। और अगर डिक्रीजिंग है तो जैसे लास्ट ईयर जो है, मतलब ये जो है पहले काउंट कर लो कितना सारा साल है, 5 साल है। तो अगर हमारा वेट जो है इंक्रीजिंग है तो 1 2 3 4 5, अगर डिक्रीजिंग है तो 5 4 3 2 1, अगर 6 साल है तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेट असाइन करना पड़ेगा। वेट हम लोगों ने असाइन कर दिया, अब क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना उसका नाम ही क्या है? वेटेड प्रॉफिट मेथड। तो प्रॉफिट को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रख के वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो 30,000 इंटू 1, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेट इंटू प्रॉफिट, ठीक है, वेट इंटू प्रॉफिट करके। तो ये देखो 30 इंटू 1 30,000, 40 इंटू 2 80,000, 50 इंटू 3 150, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 5 3,50,000। अब ये सबको क्या करना है? टोटल, ठीक है, टोटल करना है। टोटल करने के बाद डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 15 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब वेटेड प्रॉफिट है। तो इसका मतलब, क्योंकि वेटेड प्रॉफिट का मतलब एक्चुअली क्या हुआ पता है? वेटेड प्रॉफिट का मतलब एक्चुअली ये हो गया कि ये 1 साल का प्रॉफिट है, ईयर 1 का, क्योंकि हम लोगों ने 1 मल्टीप्लाई किया। जब 40,000 इंटू 2 कर दिया ना, ये ईयर 1 प्लस ईयर 2 का प्रॉफिट लगा दिया, 2 वेट किया, 2 साल का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा 3 करने का मतलब ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, एंड ऐसे करके लास्ट वाला हो जाएगा 5 साल का, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 और ईयर 5, ठीक है। तो ये 8,50,000 जो है कितने वेट के लिए है? 15 वेट के लिए, क्योंकि 1 के लिए 30,000, 2 के लिए 80,000, 3 के लिए 1,50,000, तो 4 के लिए 2,40,000, 5 के लिए 3,50,000 आया। तो 15 के लिए हम लोग का इतना आ गया। तो 1 वेट के लिए कितना होगा? ये वाला, ठीक है। तो ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। अब इसके बाद गुडविल कैसे निकालोगे? जैसे हम लोगों ने सिंपल एवरेज में निकाला था, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी अभी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, वो नेगोशिएबल होता है। प्रैक्टिकली अगर देखो तो नेगोशिएबल होता है, सेलर परचेजर में नेगोशिएशन करके डिसाइड किया जाता है जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे इसमें 3 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करने से 1,70,000 जो है गुडविल का निकल के आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। अब हम इसका फॉर्मेट बना देते हैं कि हमें ये कैसे करके करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? फाइंड एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ भी हम लोगों का अगर प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट का नीड होगा, ये वाला, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो कॉलम है वो फॉलो करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कॉलम में क्या क्या रहेगा? ईयर रहेगा, इसके बाद रहेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद वाला कॉलम रहेगा वेट का। अच्छा वेट कैसे असाइन करना है? सिक्वेंशियली असाइन करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर डिपेंड करके। फिर हम लोग निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। और ये कैसे निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट निकलेगा, ये कॉलम को हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, ए इंटू बी करके, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? यहाँ पर टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, मतलब ये वाला, ये कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय वेट, डिवाइडेड बाय वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं इसके आगे क्या दिया है, क्या अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे। अच्छा, इसके बाद पहले सुपर प्रॉफिट मेथड दिया है, हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सारे मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम लोग पहले ये कौन सा एग्जाम्पल दिया है, अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो हम लोग एक मेथड से तो निकाल सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो इलास्ट्रेशन 1, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। मतलब दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है ली और एक है लॉसन। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, तो 1:1। दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। अब ये लोग चाहते हैं, ली और लॉ ये चाहते हैं कि इनके साथ हिक आ जाए पार्टनरशिप में, और हिक को ये 1/4 प्रॉफिट देना चाहते हैं। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे मैंने बोला कि एडमिशन होने पे क्यों गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, तो इसी वजह से ये लोग गुडविल का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं। मेसर्स ली एंड लॉसन, ये इनके बिजनेस का नाम है। अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग 16 से लेके 19 ईयर, 16 से लेके 19 तक इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाला। कितना कितना प्रॉफिट है, 120, 125, 130, 150। ठीक है, ऑन 31st December 2019 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन 5 लाख। कैपिटल इतना इन्होंने लगाया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%। ये एक्चुअली क्यों बोल रहा है, ये दूसरे मेथड के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको भी इग्नोर कर, हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन है। हमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स। हमें गुडविल कैलकुलेट करके देना है वेरियस मेथड से, अलग अलग मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करके देना है। लेकिन मैंने तो अभी तुम लोगों को एक ही मेथड सिखाया है, तो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मुझे ये बोलो, ये क्वेश्चन हमारा सिंपल एवरेज मेथड से सॉल्व होगा कि हमें वेटेड एवरेज मेथड से करना चाहिए, बोलो। मैंने तो एक ही मेथड सिखाया ना, तो बाकी चीजों का छोड़ो। तुम लोग मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें कौन सा मेथड लेना पड़ेगा। अगर हम लोग एवरेज मेथड लेते हैं, जो भी हम लोगों ने सीखा, सिंपल लेना चाहिए कि वेटेड लेना चाहिए। वेटेड। वेटेड। क्यों क्यों बोलो वेटेड क्यों, सही बोले हो, वेटेड क्यों? प्रॉफिट इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या क्या वेट असाइन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग गुडविल निकाल पाएंगे। देखते हैं क्या इन्होंने इस मेथड पे किया है कि नहीं किया है। किया है, ये देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड पे कर रखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे कर रखा है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने मन से 3 मान रखा है। ठीक है, तो चलो हम लोग भी करके देखते हैं ये वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करने से आंसर कितना आता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा, उस पे एप्लीकेशंस पे देख लो। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, ईयर, इसको अगर तुम लोग सिंपल मेथड से करके आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट ट्रेंडेड है, ट्रेंडी है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर घट रहा है, तो फिर हमें उसका इम्पैक्ट दिखाना चाहिए। तो इसको अगर सिंपल एवरेज मेथड से करके आओगे तो वो गलत होता है। तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, हमें अपना लॉजिक लगा के काम करना है। 2018, 2019, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा दिया है, क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, तो मत करो। ठीक है, नहीं दिया है मतलब ये एडजस्टेड ही है। ठीक है, अगर एडजस्ट करने बोलेगा तब करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे वेट, यहाँ पर लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट कितना है, 120, 125, 130। और 150, वेट है 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला हम लोग का हो जाएगा 1,20,000, और नेक्स्ट हो जाएगा 125 इंटू 2 लाख, ये हो गया 3,90,000, ये 6 लाख। ऐड कर लें,
और वेट का भी ऐड करेंगे, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6 + 4 10, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 2,50,000, 9,90,000 प्लस 120, देख लो एक बार सही बाय के लिए, टोटल 13,60,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज तो नहीं निकला ना, ये टोटल वेटेड प्रॉफिट निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज निकालने का तरीका होता है टोटल डिवाइडेड बाय एवरेज, जितने चीजों का टोटल हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर हो गया 13,60,000, 1,36,000, ठीक है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया पर एनम, है ना, एक एक साल का निकला। तो ये एक एक साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब निकालना है गुडविल, बट क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। तो हम लोग कुछ भी एजम्पशन लेके कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा आया तो तुम लोग जो भी एजम्पशन लोगे लिख दोगे नीचे नोट देके कि एज्यूम कितना हो रहा है। बाकी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, एजम्पशन लेना पड़े ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने भी ले रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,36,000। अब पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे इन्होंने, वैसे इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा है एजम्पशन, ये देखो तुम लोग को भी लिखना पड़ेगा कि एजम्पशन क्या लिए हो। 3 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो हम लोग भी यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तुम लोग कुछ और चाहो तो और भी ले सकते हो, इंटू 3। तो यहाँ पर गुडविल हो गया 40,80,000। ये गुडविल निकल के आ गया 40,80,000, 4 लाख। मैंने एक्चुअली शायद ये डिवाइड नहीं किया, इस पे इंटू कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ एक 10 जीरो कम हो जाए, 408, 4,08,000, ठीक है। 4,08,000 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 4,08,000, ठीक है। ये बन गया गुडविल, जो अभी हम लोगों ने मेथड सीखा उस मेथड के बेसिस पे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे ये बना, लेकिन हम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा जो मेथड्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो किया, अभी हम लोग दूसरा और एक मेथड जो है वो देखते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बाद वाला, हाँ इसके बाद वाला जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है, सुपर का मतलब ही हो गया यहाँ पर एक्सेस या एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। सेम बिजनेस कैटेगरी में रहने के बाद, ठीक है। जैसे मान लो ए भी एक बुक सेलर है, सेम बुक्स बेचते हैं, स्कूल के बुक्स बेचते हैं, मान लो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का बुक्स बेचते हैं, ठीक है। और एक इसके पास ही एक बुक्स दुकान है, ठीक है, और एक बुक स्टॉल है जो बी बी चलाते हैं, वो भी बुक बेचते हैं, ठीक है। वो भी बुक बेचते हैं और सेम जो है सेम क्लास की बुक्स जो है दोनों ही बेचते हैं, मतलब बेसिकली दोनों का बिजनेस का पैटर्न सेम है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बिजनेस करके इनका जो इनकम है वो है 1 लाख पर एनम, ठीक है। और इनका जो इनकम है ये है 1,20,000 पर एनम, ठीक है। इन्होंने भी अपने बिजनेस में 10 लाख लगाया था, इन्होंने भी अपने बिजनेस में 10 लाख लगाया था, मतलब कैपिटल का बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल का बात करें, सपोज इन्होंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया 10 लाख देके, इन्होंने भी अपना बिजनेस 10 लाख से स्टार्ट किया, बट इनका साल का इनकम 1 लाख है, इनका 1,20,000 है, लेकिन सेम ही काम करते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये इनसे एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं, ये इनसे एक्स्ट्रा कमाते हैं 20,000 पर एनम, मतलब साल में 20,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कमाते हैं इसे बोला जाता है अकाउंट्स के लैंग्वेज में सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा कमाते हैं इसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इनके बिजनेस का गुडविल कितना है। मतलब गुडविल क्यों कैलकुलेट करेंगे या फिर कैसे होगा, बात ये है कि अगर सोचो ये मिस्टर ए को भी अगर 1,20,000 कमाना है, मिस्टर ए को अगर 1,20,000 कमाना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इनका 10 लाख से नहीं चलेगा, इनको और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका रिटर्न क्या है, देखो इनका रिटर्न क्या है। अगर इनका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इनका रिटर्न क्या है, 10 लाख इन्वेस्ट करके एक साल में 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख 10 लाख के ऊपर 1 लाख का इन्वेस्ट 1 लाख कर देंगे, इनका कितना है 1,20,000 है 10 लाख के ऊपर, ठीक है। मतलब इनका रिटर्न कम है, इनका रिटर्न हाई है। अगर
इन्हें ये रिटर्न चाहिए, ठीक है। अगर इन्हें ये रिटर्न चाहिए तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा। इनका जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये क्यों आ रहा है, गुडविल के लिए, ठीक है। इन्होंने ज्यादा मेहनत किया होगा, या इनका बिजनेस लोकेशन अच्छा रहा होगा, या इनका बिहेवियर गुड रहा होगा, प्रोडक्ट गुड रहा होगा, क्वालिटी गुड रहा होगा, कुछ भी रीजन होगा कि ये 20,000 ज्यादा कमा लेते, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर इनको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि इनके बिजनेस में गुडविल नहीं है, तो इनको क्या ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो जितना पैसा इनको ऐड करके 1,20,000 का रिटर्न मिलेगा, वही पैसे इनके गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। मतलब मेरा बात समझो, ये 10 लाख लगा के इन्हें 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 1,20,000 कमाना है, मतलब 1 लाख के लिए इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है, 10 लाख, ठीक है। तो एक के लिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। और अगर 1,20,000 कमाना है तो 10 लाख बाई 1 लाख इंटू 1,20,000, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा। क्या होगा कैलकुलेशन करते, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 1,20,000, ठीक है। तो इन्हें 12 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अगर इन्हें इतना रिटर्न चाहिए, क्योंकि इनका गुडविल नहीं है, तो इनको पैसा लगाना पड़ेगा। तो इनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 12 लाख। तो 10 लाख तो लगा रखा है, तो एडिशनल कितना देना पड़ेगा, 2 लाख, ठीक है। तो ये जो एडिशनल देना पड़ेगा यही इनका गुडविल है। मतलब ये 2 लाख लगा के 1,20,000 कमाएंगे, लेकिन इनका जो है 1,20,000 10 लाख लगा के ही चल रहा है, मतलब 2 लाख कम लगा के चल रहा है। तो ये 2 लाख क्या है, 2 लाख कम जो है, इनके लिए ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट इनका बिना इन्वेस्टमेंट में चल रहा है, मतलब इनका गुडविल ही 2 लाख का है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि इनका गुडविल 2 लाख का, इस तरह से वैल्यू किया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो गुडविल के तौर पे कमा रहे हैं। बाकी लोगों को वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए गुडविल क्योंकि नहीं है बिजनेस में, पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी लोग जो पैसा लगाएंगे उतना ही पैसे का वैल्यूएशन उनकी गुडविल का होगा, ठीक है। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये मैंने मेथड को समझाने का कोशिश किया। अब हम लोग एग्जांपल के साथ करेंगे, उसके पहले मेथड्स में क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा हम स्टेप वाइज लिखवा देते हैं। स्टेप 1 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट का मतलब, जैसे मैंने तो 1 साल का बताया, अगर मोर देन 1 ईयर का दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का एवरेज करके किसी मतलब उसको 1 साल के प्रॉफिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कि कितना पैसा लगाया गया है, और इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने 10 लाख दिखाया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमें पता करना पड़ेगा क्वेश्चन से, मैंने तो यहाँ पर दे दिया था 10 लाख 10 लाख, अगर मतलब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल, तो उसका 2 तरीका हो सकता है। या तो ऐसे कर सकते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। कोई भी बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट दोनों मिलके टोटल एसेट, यहाँ पर क्या रहता है कैपिटल, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है टोटल लाइबिलिटी। अगर हम लोग ये टोटल एसेट से ये पोर्शन, यहाँ पर लाइबिलिटी का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एसेट का मतलब ये वाला पोर्शन, इससे ये टोटल वैल्यू से अगर ये वैल्यू अगर लेस कर देते, सॉरी ये नहीं, ये इससे अगर ये लेस कर देंगे तो हमें कैपिटल मिल जाएगा। जैसे मान लो ये 10 है, ये 20 है, टोटल 30, ठीक है। अच्छा ये 5 है और ये यहाँ पर 10 है, तो 15 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपिटल कितना है। या फिर अगर हमारे पास एसेट लाइबिलिटी इस तरह का इंफॉर्मेशन है, ये फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है देन हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस, ठीक है। मतलब
या फिर हमारे पास कैपिटल दिया हुआ होगा, प्रॉफिट दिया हुआ होगा और रिजर्व दिया हुआ होगा। तो कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व मतलब कैपिटल में हम लोग जो नेट प्रॉफिट ऐड करते हो तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, जो तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हो। कंपनी अकाउंट जब करते हो वहां रिजर्व आ जाता है, तो रिजर्व ऐड हो सकता है। और अगर कोई लॉस है तो उसे लेस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा नेट कैपिटल कितना है। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में जो भी रहेगा, अगर उसमें प्रॉफिट एडेड नहीं है प्रॉफिट ऐड करेंगे, रिजर्व ऐड नहीं है तो रिजर्व ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो लेस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट कैपिटल या कितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है, तो ये निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है मार्केट में। मतलब कौन सा पॉइंट, मेरे एग्जांपल से हम समझाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई प्रॉफिट। मतलब 10 लाख लगा के नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, 10 लाख लगा के नॉर्मली लोग जो है 1 लाख पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये जो है ये एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, मतलब कोई भी बुक बिजनेस में आएगा 10 लाख लगाएगा तो 1 लाख कमा लेगा। ठीक है, पर एनम 1 लाख कमा लेगा। तो इसका मतलब ये है नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो 10 लाख 1 लाख पर एनम है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट का क्या निकालना पड़ेगा, जो रेट है परसेंटेज में निकालेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, कि जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो कितना वो एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इनका इनका जो है एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में कोई भी कमा सकता है 1 लाख, तो दोनों का गैप कितना आ गया 20,000, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे गुड। तो गुडविल कैसे होगा, गुडविल वही सेम तरीके से होगा, एवरेज प्रॉफिट के जगह लेंगे सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट ये कितने दिन के लिए देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेस, जितने दिन तक ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोई बिजनेस कमा सकता है उतने ही क्वांटिटी, उतने ही वैल्यू का इनका गुडविल होगा, उतने ही वैल्यू का इनका गुडविल होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, ये सब तो बताया है मैंने, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, ए फर्म ऑफ ए बी एंड सी हैज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000। ठीक है, एक फर्म है जिसमें ए बी सी तीनों है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 4,50,000। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, और लास्ट 4 years से इनका प्रॉफिट कुछ इस तरीके का है। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया है 70,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कमाया है 80,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट कमाया है 1,20,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ईयर में प्रॉफिट कमाया गया है 1 लाख। ठीक है, द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व। बोल रहा है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कोई भी बिजनेस करने जाओ स्पिक रिटर्न होता है। जैसे ग्रोसरी बिजनेस करने जाओगे मिनिमम रिटर्न है, अगर कोई ज्वेलरी शॉप खुलेगा गोल्ड का तो उसका रिटर्न परसेंटेज हाई होगा। तो मार्केट में हर एक बिजनेस का एक रिटर्न परसेंटेज फिक्स्ड होता है कि नॉर्मली ये बिजनेस करोगे तो 10% रिटर्न है, ये बिजनेस करोगे तो 12% रिटर्न है, वो बिजनेस करोगे तो 50% रिटर्न है। तो हर एक बिजनेस का अपना एक रिटर्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब एबीसी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस अगर कोई और करता है तो नॉर्मली वो 15% रिटर्न कमा लेगा। मतलब 100 रुपए लगाएगा तो 15 रुपए रिटर्न से मिल जाएंगे, इसका मतलब ये है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आप हमें बोल रहा है गुडविल का वैल्यू निकाल के बताओ ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years। हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालना है। पहला देखो कैसे समझोगे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है 3 years। ठीक है, और हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कौन से प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का ऑफ पास्ट 4 years। ठीक है, लास्ट जो 4 साल का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट का हमारा जरूरत नहीं। मतलब क्या हो जाएगा, 70,000 हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट, 80,000
1,20,000 ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एबीसी का निकाल रहे हैं, जिनके बिजनेस में गुडविल है, ठीक है, जिनके बिजनेस में गुडविल है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 4। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ कैलकुलेट किया गया होगा, चेक कर लो, ठीक है। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा, ये सब टोटल करने के बाद 3,70,000। हम लोग भी एक बार चेक कर लेते हैं। 70,000 यहाँ पर प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, ये देखो 92,500। हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसका प्रॉफिट है, ये एबीसी जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उनका एवरेज प्रॉफिट ईयरली इतना है। अब बोल रहा है ये जो बिजनेस करते हैं ना, ऐसा बिजनेस अगर कोई और करता है तो वो मार्केट में कितना रिटर्न ला सकता है, कोई भी 15% रिटर्न ला सकता है। ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा कि मार्केट में नॉर्मल रिटर्न क्या है, 15%, ठीक है। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे कि इन्होंने 4.5 लाख लगाया और इतना प्रॉफिट 4 साल में कमाया, और एवरेज जो प्रॉफिट कमाया वो है कुछ इतना, ठीक है। एवरेज जो प्रॉफिट कमाया वो है 92,500, ठीक है। और अगर मार्केट में कोई, ये प्रॉफिट इन्होंने एवरेज कमाया, और मार्केट में अगर कोई 4.5 लाख लगाता है, 15% रिटर्न कमा लेगा इस बिजनेस में, जो बिजनेस ये तीनों मिलके करते हैं, तो कितना प्रॉफिट कमा लेगा, 4.5 इंटू 15%, तो ये वैल्यू निकल के आता है 67,500, मतलब कम कमाना है, ठीक है। ये 1 साल का रिटर्न बता रहा है, ये 1 साल का इनका रिटर्न बता रहा है। ये किसका बता रहा है, एबीसी का। ये किसका बता रहा है, एनी पर्सन जो ऐसा बिजनेस करेगा, ठीक है, उनका 67,500, इनका 92,500। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कितना कमा रहे, 92,500 माइनस 67,500, इतना एक्स्ट्रा कमा रहे। चेक करते कितना एक्स्ट्रा कमा रहे, 92,500 माइनस 67,500, ठीक है। तो हो गया 25,000। तो ये 25,000 पर एनम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और क्वेश्चन हमें बोल रहा है ये लोग 3 साल तक कमा सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो 25,000 इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब, जो कि मैंने बताया, अगर कोई अपना बिजनेस बेचता है तो ऐसा बोल सकता है कि आप मेरे बिजनेस को लेके मेरे मेहनत का फल 3 साल तक एंजॉय कर सकते हैं, ये एक होता है। और एक ये भी होता है कि ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये नेक्स्ट 3 इयर्स तक ये प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना निकल के आएगा, 25,000 इंटू 3, यानी कि 75,000। तो 75,000 क्या हो गया, 75,000 हम लोग का गुडविल हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। ये देखो 75,000 क्या हुआ, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला गया, फिर सुपर प्रॉफिट चेक किया गया, फिर गुडविल का वैल्यू निकाला गया। अब इस चीज को हम लोग जो लिखे थे उसके साथ कंपेयर करके बताते हैं। देखो हम लोगों ने जो लिखा था वो कैसे लिखा था, हम लोगों को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकाला, जो निकला 92,500। अब प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करना पड़ा, बिकॉज अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां हमें प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़े। फिर हम लोगों ने क्या चेक किया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, स्टेप 2। बट कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार क्वेश्चन में गिवन था, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो स्टेप 2 का वैल्यू हमारे पास गिवन था, दैट इज 4,50,000, ये वाला। फिर हम लोगों ने उससे क्या किया, हम लोगों ने ये चेक किया कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मार्केट में। तो 4.5 लाख लगाने पे मार्केट का रिटर्न हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो कोई भी अर्न कर सकता है ये बिजनेस करने पे, तो 4.5 लाख पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है 67,500। बट इनका एवरेज प्रॉफिट बता रहा है कि ये जो फर्म है ये 92,500 कमाते, जबकि मार्केट में कोई भी और ये पैसा लगा के 67,500 ही कमा पाएगा। तो जो डिफरेंस है वही सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कितना है, 25,000। अब ये एक्सेस जो कमा रहे, क्यों कमा रहे, क्योंकि इनका कुछ स्पेसिफिक मैटर है, दैट इज द गुडविल, ठीक है। इनका कुछ स्पेसिफिक रेपुटेशन है, तो वो गुडविल है। अब ये गुडविल ये कितने साल तक देख पाएंगे, तो क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल तक, इसीलिए इनटू 3 कर दिया। तो यहाँ पर निकल के आ गया हम लोग का 75,000, जो कि गुडविल हो गया, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब ये जो इलास्ट्रेशन 1 हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से ये वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 हम लोग फिर से करते हैं। इलास्ट्रेशन 1 को हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से करके देखेंगे।
तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने पहले भी इलास्ट्रेशन 1 का निकाल रखा है, जो कि कुछ इतना है 1,36,000, ठीक है। 1,36,000 ये हम लोगों ने क्योंकि प्रीवियस से निकाला है इसलिए मैंने यही यहाँ पर और अलग से कैलकुलेट नहीं किया, वही ले लिया है। देखो इन्होंने भी वही किया है, ठीक है। हम लोगों ने निकाल लिया कि ये जो बिजनेस है ली लॉसन और जो इनका जो एवरेज प्रॉफिट है ये है 1,36,000। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है कि मार्केट में बाकी लोग जब ये बिजनेस करेंगे तो कितना अर्न करेंगे, जिस प्रॉफिट को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल पर्सन, जिसपे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। कैसे निकालेंगे कि मार्केट में ये जो बिजनेस करे इसका रिटर्न क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए 20% इसका रिटर्न है, ठीक है। कोई भी ये बिजनेस करेगा 20% रिटर्न कमाएगा, लेकिन हमें एक कैपिटल भी तो पता होना चाहिए तब प्रॉफिट निकालेंगे। तो इन्होंने बिजनेस में 5 लाख लगाया था, तो कोई भी अगर 5 लाख लगाता है तो कितना कमा लेगा, 5 लाख पे 20% यानी 1 लाख कमा लेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कितना कमा रहे, जो एक्स्ट्रा कमा रहे वही इनका सुपर प्रॉफिट है। तो ये एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, ये 1,36,000 कमा रहे हैं, जबकि कोई भी ये बिजनेस करने पे 1 लाख कमा पाएगा। 5 लाख लगा के 5 लाख लगा के 20% यानी कि 1 लाख कमाएगा, यानी ये 36,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल कैसे हो जाएगा, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट यानी कि 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होगा, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, जहां हमें कुछ नहीं दिया है तो हम लोग अपना एजम्पशन ले सकते हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने कितना लिया है, पिछले बार 3 लिया था तो मैंने अभी भी 3 ले लिया, चेक कर लेते हैं। तो मैंने 3 लिया तो 1,08,000 आया, चेक करते हैं इनके आंसर के साथ हमारा आंसर टैली होता है कि नहीं। हाँ 3 लिया गया है, 1,08,000 हो रहा है। बाकी क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड तक किया और इलास्ट्रेशन 1 का 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो मेथड बचता है, बस 2 ही मेथड बचता है। एक बचता है सुपर प्रॉफिट का, एक्चुअली हमारा 2 तरीका होता है, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि मैंने आज करवाया, ठीक है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। और हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये और एन्युटी मेथड। तो ये 2 मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। मैम ये वाला PDF थोड़ा शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कर दो।